हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और आज लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं बच्चा? लेक्चर नंबर 4 में हम देख रहे हैं युग्म जनन। और किसका युग्म जनन देख रहे हैं? मादा का युग्म जनन देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नर युग्म जनन हमने पढ़ लिया, जिसको हमने कहा था शुक्र जनन की प्रक्रिया। और शुक्र जनन की प्रक्रिया हमने पिछले लेक्चर पर देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। और ऊजेनेसिस क्या है? मादा के युग्मक निर्माण की एक प्रक्रिया है। और मादा का युग्मक क्या होता है बच्चा? मादा का युग्मक होता है अंडा। मतलब अंडे का निर्माण ही क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। इट इज क्लियर। तो अब करने क्या वाले हैं हम अंड जनन में? अंड जनन में बेसिकली अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंडाणुओं के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। जैसा कि हमने कहा था शुक्र जनन में शुक्राणुओं के निर्माण को। इज इट क्लियर? अब देखिए, जो अंड जनन की प्रक्रिया थी और जो शुक्र जनन की प्रक्रिया थी, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है बच्चा, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता था कि जो शुक्र जनन थी वो लैंगिक अवस्था आने के बाद स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जो ऊजेनेसिस की प्रक्रिया है बच्चा, वो लैंगिक अवस्था आने के बाद नहीं प्रारंभ होती है, वो भ्रूणावस्था पर ही प्रारंभ हो जाती है। और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भ्रूणावस्था है उसी पर ही स्टार्ट होगी ऊजेनेसिस की प्रक्रिया। कभी ये मत सोचिएगा कि लैंगिक अवस्था आने के बाद युग्मक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो मादा में युग्मक का निर्माण होगा वो भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होती। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। प्रक्रिया खाली स्टार्ट होती है, भ्रूणावस्था पर ही स्टार्ट हो जाती है। और भ्रूणावस्था पर कौन से मंथ पर स्टार्ट होती है? तो 7th मंथ, मतलब जब 7वें माह पर लड़का रहता है, तो 7वें माह पर जो बेबी पल रहा होता है ना, बेबी जो होती है, तब जो लड़की होगी तभी तो उस पर ओजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। लड़के में तो होने नहीं लगेगी। तो जो लड़की होगी ना, उसी पर क्या होती है? 7वें माह पर ही युग्म जनन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। इट इज क्लियर। अब हम देखने वाले हैं जो भ्रूणावस्था है, भ्रूणावस्था में oogenesis की प्रक्रिया जो होती है वो कहां तक हो जाती है, कहां तक कंप्लीट हो जाती है और कहां कंप्लीट होने के बाद रुक जाती है। इट इज क्लियर। अब देखिएगा, अब जो डायग्राम मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक फ्लो चार्ट है, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आगे का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये 2x सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंड जनन सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं अंड जनन सेल। और सबसे पहले क्या रहती है बच्चा? अब हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, अब हम देखने वाले हैं कि अंडे का निर्माण कैसे हुआ। अंडे के निर्माण को ही तो हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। तो अब देखेंगे हम अंडे का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहली सेल जो रहती है, सबसे पहली सेल रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंड जनन सेल। अब अंड जनन सेल, देखिए इसका नाम से ही सेल का पता चल रहा है। अंड जनन मतलब अंडे को जन्म देने वाली। इट इज क्लियर। अब देखिए, जो अंड जनन सेल रहती है उस पर होता है समसूत्री विभाजन। इस पर क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के साथ साथ क्या होता है? गुणन होता है। ठीक है। अब गुणन होगा, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन का मतलब समझिए, मतलब 2x सेल से 2x सेल का ही निर्माण होना, मतलब समसूत्री विभाजन। और अगर गुणन हो रहा है मतलब एक 2x से 2 2x का निर्माण होना। अब यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर 2 2x बन चुकी हैं, और दोनों सेल जो हैं वो 2x पर हैं, मतलब समसूत्री विभाजन हुआ है। और 2 सेल बनी है, मतलब यहाँ पर गुणन भी हुआ है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब ये जो सेल का निर्माण हुआ, आखिर इन सेल को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं बच्चा? ऊगोनिया। अब ऊगोनिया का निर्माण भी हो चुका है। अब ऊगोनिया में भी समसूत्री विभाजन और गुणन होगा और 4 2x का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ तक किस चीजें समझ में आई? 4 2x का निर्माण हो गया। अब 4 2x में क्या होगा बच्चा? ग्रोथ होना चालू होगी। और जब ग्रोथ होना चालू होगी तो सेल का जो आकार है वो बढ़ेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2x है, इस 2x की अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ी दिख रही है। अब ये जो 2x है, आखिर इस सेल को हम क्या बोलेंगे? जब ग्रोथ हो गई, आफ्टर ग्रोथ, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? तो इस सेल को हम बोलेंगे बच्चा प्राइमरी उसाइड। क्या बोलेंगे बच्चा? प्राइमरी उसाइड बोलेंगे। अब प्राइमरी उसाइड तक का निर्माण हो चुका है। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रक्रिया भ्रूण पर ही हो रही है। मतलब यहां तक की चीजें आप समझिएगा कि ये जितनी भी प्रक्रिया हुई वो भ्रूण पर हुई। अब भ्रूण के बाद की प्रक्रिया जो होगी अब इसके बाद स्टार्ट होगी। और ये जो प्राइमरी उसाइड बनने के बाद जो ये अवस्था है थोड़ी समय के लिए रुक जाएगी। थोड़ी समय के लिए क्या? जब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक लैंगिक अवस्था नहीं आएगी तब तक ये प्रक्रिया रुकी रहेगी। और प्राइमरी उसाइड का निर्माण होने के बाद ये प्रक्रिया वहीं पर थम जाएगी। ठीक है।
फिर प्राइमरी उसाइड, जब लैंगिक परिपक्वता वगैरह आ जाएगी तो प्राइमरी उसाइड में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, मतलब अब 2x से XX का निर्माण होगा और 2x सेल का निर्माण होता है, जिसमें से पहली X सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी उसाइड और दूसरी X सेल को हम बोलते हैं पोलर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब पोलर बॉडी तो उसका नाम हो गया, लेकिन ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। अगर इसका नाम मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी दिया है, मतलब आगे चल के भी पोलर बॉडी का निर्माण होने वाला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे पोलर बॉडी है ना, आगे जाके जब मियोसिस सेकेंड होगा तो हो सकता है कि पोलर बॉडी में मियोसिस सेकेंड हो और पोलर बॉडी का विभाजन हो, लेकिन काफी कम चांसेस है, मतलब 10% से कम चांसेस है कि ऐसा होगा। 90% चांसेस है कि आगे इनसे सेल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इनसे सेल का निर्माण हो भी जाता है। अभी इसका कोई पुख्ता वो नहीं मिला, सबूत नहीं मिला ना, तो हम अपनी रिसर्च पर इस चीज को साबित कर पाए हैं कि आखिर ये जो पोलर बॉडी का निर्माण कब आगे चल के होता है, कब इनका डिवीजन होता है और कब नहीं होता है। 90% चांसेस है कि आगे डिवीजन नहीं करती, इतने पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी देखा गया कि पोलर बॉडी का आगे डिवीजन भी होता है। तो अब जो सेकेंडरी सेल थी, अब इनका डिवीजन तो होना तय है, तो इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा और मियोसिस सेकेंड के जरिए फिर से 2 सेल का निर्माण होगा और जिनमें से एक सेल रहेगी अंडा। कौन सी रहेगी, एक सेल रहेगी अंडा और दूसरी सेल कौन सी होगी, दूसरी सेल होगी सेकेंड पोलर बॉडी। कौन सी रहेगी बच्चा, सेकेंड पोलर बॉडी। मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हो चुका था, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी में अभी विभाजन नहीं हुआ, लेकिन जब सेकेंडरी सेल्स पर विभाजन हुआ तो उसमें से एक सेल का निर्माण हुआ अंडे का, लेकिन दूसरे सेल का निर्माण किसका हुआ, पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। अब इसी अंडे के बनने को हमने क्या कहा, अंड जनन की प्रक्रिया कही, क्योंकि अंड जनन की प्रक्रिया में होता क्या है, मादा युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक क्या है बच्चा, अंडा, जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के स्टेप को देखते हैं। उससे पहले जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चा, जो अंडाशय थी, जो अंडाशय की सेल थी, जिसको हमने अंड जनन सेल कहा था, वो बच्चा उनका निर्माण भ्रूणावस्था पर ही हो रहा था। लेकिन भ्रूणावस्था पर उनका निर्माण कितनी संख्या पर होता है बच्चा, करीब 2 लाख अंड जनन सेल का निर्माण भ्रूणावस्था पर ही हो जाता है। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जन्म के पहले ही अगर भ्रूणावस्था में हो रहा है तो मतलब जन्म के पहले होगा, सीधी सी बात, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, जो ऊगोनिया सेल थी ना, ऊगोनिया से भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभिक सेल का निर्माण हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो ऊगोनिया थी उससे क्या होता है, प्रारंभिक सेल का निर्माण होता है, और ये कब होता है, भ्रूणावस्था पर ही हो जाता है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई। देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने पहले नहीं बताया, एक बार मैं लिख के बता रहा हूं ताकि चीजें आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। अब और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेन्युलोसा सेल का निर्माण होता है। अभी ग्रेन्युलोसा सेल क्या होती है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, आगे देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ नोट्स, जो नोट वगैरह है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करीब 2 लाख अंड जनन सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो 2 लाख सेल है ना बच्चा, जब ये जन्म के बाद तो बनती नहीं है, जन्म के बाद तो एक भी नहीं बनती है, जन्म के पहले ही जितना बनना होता बन जाती है, लेकिन जन्म के बाद क्या होती है, ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है इनका, और बहुत संख्या में इनका नष्ट होना प्रारंभ होता है, मतलब काफी संख्या में ये नष्ट होती रहती है, और लास्ट में करीब 5,000 से 8,000 ही बच पाती हैं 2 लाख में। देखिए, निर्माण हो रहा था 2 लाख का, लेकिन बाद में बची 5,000 से 6,000, इतनी ही संख्या पर बच जाती है। बाकी जितनी भी सेल होती है वो क्या होती है, यौनावस्था तक नष्ट हो जाती है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, रजो चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यौनावस्था आई, फिर लैंगिक अवस्था आएगी, लैंगिक अवस्था जब भी आएगी, लैंगिक परिपक्वता जब भी आएगी, तब क्या होगा बच्चा, तब रजो चक्र की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और रजो चक्र के दौरान क्या होगा, रजो चक्र में के दौरान FSH जो हार्मोन है उनकी मात्रा जब ज्यादा होगी तो FSH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण करता है, उसके निर्माण में मदद करता है। तो ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण होगा, और ग्राफियन पुट्टिकाओं पर निर्माण किस पर होगा, प्राथमिक पुट्टिकाओं पर निर्माण होगा, किसका, ग्राफियन सेल का। इट इज क्लियर। अब इसी चीज को हम बच्चा डायग्राम से देखने वाले हैं, और ये डायग्राम को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, करीब 45 मिनट से 1 घंटे लग गए इस पूरे डायग्राम को बनाने में, क्योंकि वैसे भी मेरी स्पीड तो स्लो ही है इसमें। तो अब डायग्राम के जरिए चीजों को समझते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अब ये जो 2N आपको सेल दिख रही होगी, ये क्या है बच्चा, ये जो 2N सेल है ये प्राइमरी उसाइड है। क्या है बच्चा, प्राइमरी उसाइड है।
अब प्राइमरी ओसाइट से क्या हुआ, प्राइमरी ओसाइट थोड़ा सा क्या हुई, डेवलप हुई, और जैसे ही ये थोड़ा सा डेवलप हुई तो इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ, जिसको हमने क्या कहा था, ग्रेन्युलोसा सेल कहा था। क्या बच्चा कहा था, ग्रेन्युलोसा सेल कहा था। देखिए पहले तो मैंने एक फ्लो चार्ट के जरिए चीजों को समझाई, फिर मैंने लिख के समझाया, अब मैं डायग्राम के जरिए समझाने जा रहा हूं और बार बार वही चीजें समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें घुस जाएं, कभी आपको इसकी जरूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की। ठीक है, अब देखिएगा ग्रेन्युलोसा सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन ग्रेन्युलोसा सेल का जब निर्माण हुआ, जब यहां तक की चीजें निर्माण हो गई, प्राइमरी फॉलिकल तक का निर्माण हो चुका है, तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद थोड़ी समय के लिए ये अवस्थाएं रुकती हैं, और इसके बाद जब आती है यौनावस्था, जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, रजो चक्र स्टार्ट होता है। और जब रजो चक्र स्टार्ट होता है बच्चा, वहां पर एक हार्मोन निकलता है FSH। अभी मैंने बताया कि जो FSH हार्मोन होता है वो क्या करता है बच्चा, वो ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण करता है, और ग्राफियन पुट्टिकाओं के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। तो ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण होगा, और जैसे ये ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण हो गया, जो कि आपको सामने दिख रही होंगी, तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे बच्चा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल थी और उससे जब सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हुआ, तो ये काफी एक गैप होता है इनके टाइम पर काफी गैप होता है कि देखिए प्राइमरी सेल का निर्माण तो भ्रूणावस्था पर हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण कब हुआ, भ्रूणावस्था के बाद, जब यौनावस्था आ गई, उसके बाद जब लैंगिक परिपक्वता आ गई, तब जाके सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए क्या होगा, अब आगे इन्हीं सेल पर थोड़ा सा डेवलप होगी ये सेल, और 3 तरीके की परतों का निर्माण कर लेती हैं अपने अंदर, सॉरी 2 तरीकों की परतों का निर्माण कर लेती हैं, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने थीका एक्सटर्ना और इंटरना कहा। अब थीका एक्सटर्ना और इंटरना को अगर आपको याद रखना है तो देखिए आप मोबाइल की मेमोरी से याद रखिए। कैसे, इंटरनल मेमोरी मतलब अंदर वाली मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब ऊपर वाली बाहर वाली मेमोरी। तो इसी तरह जो बाहर वाली सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। और जो ये सेल है इसको तो हम बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे हम प्राइमरी ओसाइट। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्राइमरी ओसाइट है उसके बाहर 2 संरचनाओं का निर्माण हो चुका है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और जो तीसरी संरचना थी वो क्या थी बच्चा, ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण हो चुका है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे के स्टेप्स को देखने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अभी तक क्या है, अभी तक प्राइमरी ओसाइट का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहां पर अभी ये जो कैविटी बन रही है इसको हटा दीजिए, जो प्राइमरी ओसाइट तक का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन प्राइमरी ओसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने बताया था कि जो 2n सेल थी जब ग्रोथ के बाद बन रही थी, तो ग्रोथ के बाद क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था बच्चा, n और n सेल का निर्माण हो रहा था। और ये कब हो रहा था, ये मियोसिस के जरिए हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहां तक की चीजें मैंने पहले भी बता दी है, अब डायग्राम के जरिए समझिएगा। यहां पर क्या होगा, जो प्राइमरी ओसाइड है ना, उन पर मियोसिस फर्स्ट होगा। अब किसका निर्माण हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइड और पोलर बॉडी का। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। अब हम देखने वाले हैं जो सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण हुआ उसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। इस सेकेंडरी ओसाइड में प्राइमरी ओसाइड से क्या फर्क आया, क्या क्या चीजें डेवलप हो गई अब सेकेंडरी ओसाइड में। तो जब आप सेकेंडरी ओसाइड का डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखें प्राइमरी ओसाइड क्या होती है। तो प्राइमरी ओसाइड इतनी है, इतनी तक की चीजें आपको सब पता होंगे कि ये क्या है, थीका एक्सटर्ना है, ये थीका इंटरना है, ये क्या है, ये क्या थी, ये अब प्राइमरी ओसाइड नहीं है बच्चा ना, ये है अब सेकेंडरी ओसाइड। यहां पर कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें बच्चा, क्योंकि अब सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण हो चुका है प्राइमरी ओसाइड से। अभी तक आप क्या देखते थे, अभी तक आप इसको क्या देखते थे, प्राइमरी ओसाइड देखते थे, लेकिन अब ये क्या है, अब ये सेकेंडरी ओसाइड के रूप पर निर्माण इनका हो चुका है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो आपको सेकेंडरी ओसाइड दिख रही होगी, सेकेंडरी ओसाइड में कुछ परतों का निर्माण होता है, करीब 2 परतों का निर्माण इनके अगल बगल हो जाता है। और इन दोनों परतों को हम क्या बच्चा बोलते हैं, इन दोनों परतों को हम बोलते हैं जोना पेसुलिडा, और क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। जो कोरोना रेडिएटा होती है वो बाहर वाली परत होती है, और जो जोना पेसुलिडा होती है वो क्या होती है, वो अंदर वाली परत होती है। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल के बाहर 2 सेल का निर्माण हो चुका है, जिसकी बाहरी वाली सेल को हमने कहा कोरोना रेडिएटा, और अंदर वाली सेल को हमने कहा जोना पेसुलिडा। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। और साथ साथ बच्चा पोलर बॉडी का भी तो निर्माण हो रहा था। भाई पोलर बॉडी कहां गई, अरे पोलर बॉडी यहीं पे है, ये पड़ी हुई है पोलर बॉडी, आपको दिख रही होगी सामने।
तो ये क्या है, पोलर बॉडी है। तो ये जो आपको सामने दिख रही होगी ये क्या है बच्चा, ये पोलर बॉडी है। और पोलर बॉडी के साथ साथ यहाँ पर एक प्रकार की कैविटी का भी निर्माण होता है जो कि आपको सामने दिख रही होगी। इट इज क्लियर, यहाँ तक की चीजें समझ में आई, अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आगे, और आगे क्या देखेंगे। अब मैंने सारी संरचनाओं के नाम नहीं लिखे, मैंने जो मैं मुझको बताना है, जो मुझको स्पेसिफिक चीजें बतानी है उसका नाम बस मैंने लिखा है। उस क्या लिखा मैंने, जर्म हिल लिखा। आखिर जर्म हिल है क्या, तो जर्म हिल क्या होती है बच्चा, जो सेकेंडरी ओसाइट था ना, जो सेकेंडरी ओसाइट टंगी किस पे रहती है, टंगी रहती है जर्म हिल पर। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, जर्म हिल बोलते हैं। तो यहां तक की चीजें आपने समझी, यहीं तक आज हमें देखना था। कल के लेक्चर पर हम देखेंगे क्या, कल के लेक्चर पर हम देखेंगे आवर्त चक्र के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ना ये सबसे ज्यादा टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे का लेक्चर तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, पूरा चैप्टर कुछ नहीं समझ में आने वाला। जब तक आपको सेल के बारे में नहीं पता, निर्माण के बारे में कैसे ये हुई, इनका निर्माण वगैरह कैसे हुआ ये नहीं पता ना बच्चा, तो आगे का कुछ भी आप नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा दावा है, जैसे मैं दावा करता हूं कि आपको मैं सारी चीजें समझा सकता हूं, और आप अगर मेरे लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसी तरह मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आप ये इसके बारे में नहीं जानते, आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते ना तो आगे का चैप्टर कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, डाउट काउंटर में आप जाकर पूछ सकते हैं। जाइए अबाउट पर जाइए, वहां पर डाउट काउंटर पर क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे, मैसेज आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें ना समझ में आए वो कमेंट पर आप करिए, कमेंट कर सके तो कमेंट करिए, नहीं तो डाउट काउंटर पूछिए, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम मत रखिए। कोई भी दिमाग में अगर प्रॉब्लम होगी ना, या तो कोई भी अगर स्टेप आपको मिस्टेक, कोई भी स्टेप सपोज समझ में नहीं आ रहा, तो आगे चल के उससे प्रॉब्लम होती है, और यही हमारे बेस को गिरा देता है। तो आपको बेस बिल्कुल मजबूत करके चलना है, टारगेट 360 आउट ऑफ 360 के लेके चलना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जो भी चीजें पढ़नी है उसको बार बार पढ़नी है, और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।